हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपको इससे पहले ये जो मेरा टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आना, इसका पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे पुर्तगाली कंपनी जो थी, व्यापारिक कंपनी थी, भारत में आई, वास्को डी गामा साहब कब भारत में आए और उनके द्वारा क्या यहाँ से ले जाया गया और वहाँ पर बेचने पर उन्हें कितना मुनाफा हो। अब मेरा इस टॉपिक का सेकंड पार्ट में चालू कर रहा हूँ। पुर्तगाली कंपनी में आपका जब वास्को डी गामा पुर्तगाल चले गए थे और लिस्बन में उन्होंने पहुँचे थे, जब वहाँ वो काली मिर्च उन्होंने बेची तो उससे 60 गुना प्रॉफिट उनको मिला था। तो उसके बाद जो यूरोपियन थे, अन्य यूरोपियंस भी थे, तो वो लोग भारत से या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए उत्साहित हुए। उसी क्रम में क्योंकि पुर्तगाली आपके वास्को डी गामा साहब यहाँ पर आ चुके थे, 1500 में दूसरे पुर्तगाली जो व्यापारी आए थे वो आपका अल्वारेज केब्राल भारत आए। यद्यपि इनके यहाँ आने से कोई इनकी उपलब्धि नहीं मिलती है। फिर पुनः 1502 में पुनः वास्को डी गामा साहब पुनः भारत आए। और चूंकि ये पहले से ही यहाँ की स्थिति थे, परिचित थे कि भाई यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जो इनको सामना करना पड़ा था, जब ये फर्स्ट टाइम आए थे तो सबसे ज़्यादा सामना इनको अरबों से करना पड़ा था। तो जब ये आए तो इन्होंने महसूस किया कि यहाँ पे हमारी जो है स्थायी बस्ती होनी चाहिए, तभी हम यहाँ से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वास्को डी गामा साहब ने 1503 में भारत के दक्षिण तट पर स्थित कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की, पहली फैक्ट्री या बस्ती स्थापित की कोचीन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य की या पुर्तगाली जो पहली व्यापारिक कंपनी थी, पुर्तगाली की जो पहली व्यापारिक फैक्ट्री थी वो कहाँ स्थापित हुई थी, तो वो आपका कहाँ स्थापित हुई थी, कोचीन में। तो वास्को डी गामा साहब ने पहला काम तो ये कर दिया कि कोचीन में फैक्ट्री स्थापित कर दी 1503 में। अब दूसरा इन्हें लगा, क्योंकि इनका मेन जो व्यापार था वो समुद्र से था, तो इन्होंने अपनी व्यापारिक पॉलिसी में चेंजेस करना चाहा। तो उस व्यापारिक पॉलिसी में चेंजेस करने के जो इन्होंने निर्णय लिए थे, उसके तहत इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने अपने जो व्यापार होते थे समुद्र मार्ग से, उसे इन्होंने सशस्त्र बना दिया। मतलब अब जो है हम हथियार भी रखेंगे व्यापार करने के लिए, ताकि यदि कोई युद्ध या ऐसी कोई कंडीशन उत्पन्न हो जाती है तो हम उस समय उनसे लड़ सकें। दूसरा जो था वो ये था कि भाई हम अब जो है अपने जो व्यापार होंगे वो गवर्नर जनरल के माध्यम से करेंगे। तो वास्को डी गामा साहब का इम्पोर्टेंट ये मिलता है कि इन्होंने दोबारा आने के बाद 1503 में कोचीन में फैक्ट्री स्थापित की। उसके बाद हम देखते हैं 1505 में जो ये व्यापारिक नीतियों में परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, 1505 में अल्मीडा पहले गवर्नर बनकर भारत आए। यानी कि पुर्तगाली साम्राज्य के जो पहले गवर्नर जनरल थे जो भारत आए, वो कौन थे, आपके अल्मीडा। इनका जो कार्यकाल माना जाता है 1505 से 1509। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाते हैं कि अल्मीडा या द्वीप पर किसने सबसे पहले, पुर्तगालियों में किसने सबसे पहले अधिकार किया। तो इनका प्रथम जो काम था वो इन्होंने द्वीप पर आधिपत्य स्थापित किया, यानी कि द्वीप को इन्होंने जीत लिया। और कालांतर में जब द्वीप यहाँ पे इनके हाथ में आ गया, जो पश्चिमी तट पर आपका देखते हैं हम, दमन द्वीप, यूटीज भी है वर्तमान में, तो द्वीप पर अधिकार करने से इनकी जो शक्ति उभर कर सामने आई, या इनकी जो समुद्र में शक्ति थी वो दोगुनी हो गई। उसके बाद अल्मीडा में एक जो माना जाता है कि 1509 में गुजरात, मिस्र और टर्की की सेना को इन्होंने पराजित किया था। गुजरात, मिस्र और टर्की की सेना को पराजित किया था। और संभव तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जो द्वीप पर अधिकार था वो इनका सबसे ज़्यादा था, जो जब इन्होंने इनको हरा दिया तो द्वीप इनके कब्जे में आ गया था। दूसरा, अल्मीडा के बारे में जो जानकारी मिलती है,
इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी जिसको कहा जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत ये पॉलिसी क्या थी कि भैया जो वास्को डी गामा साहब करके गए थे कि भैया जो भी हमारे समुद्री मार्ग में जो भी हमारे व्यापारिक जहाज जाएंगे या जो भी व्यापारिक गतिविधियाँ होंगी वो सशस्त्र होंगी। ये इनका हमें अल्मीडा के बारे में थोड़ा जानकारी मिलता है। ठीक, इसके बाद जो भारत आए गवर्नर जनरल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आए थे 1509 से 1515 के बीच में जो गवर्नर बनकर आए थे वो थे आपके अल्बुकर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्बुकर्क भारत आए थे गवर्नर जनरल बनकर। इन्हें ही भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक इन्हें माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का भारत में। अब इनके क्या क्या कार्य थे? सबसे पहला इन्होंने जो काम किया 1510 में बीजापुर के शासक, मैंने आपको कहा था बीजापुर के शासक उस समय कौन थे? आदिल यूसुफ शाह। बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से इन्होंने गोवा को जीत लिया, जो कालांतर में पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी भी बनी थी। ठीक है, तो गोवा को इन्होंने आदिल यूसुफ शाह से जीत लिया और उसके बाद इन्होंने 1511 और 1515 के बीच में ऐसा माना जाता है जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की सबसे बड़ी मंडियां थी मलक्का और हारमुज, यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया, ये इन्होंने जीत लिया। अब आप देख सकते हैं गोवा इनके कब्जे में आ गया, मलक्का हारमुज इनके कब्जे में आ गया, तो इस हिंद महासागर में इनकी जो शक्ति है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई अल्बुकर्क के शासनकाल में। जब इनकी शक्ति स्ट्रांग हो गई तो इन्होंने अल्बुकर्क ने जो जाना जाता है, जिन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता पुर्तगाली साम्राज्य का, इन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया। वो क्या पॉलिसी में चेंजेस किया? इन्होंने एक पॉलिसी चलाई जिसका नाम था ऑरमेडा कॉर्टेज पॉलिसी। ऑरमेडा कॉर्टेज पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या थी? कॉर्टेज का मतलब होता है परमिट। ये पॉलिसी क्या थी? चूंकि इनके शासनकाल में या इनके समय में, अल्बुकर्क के समय में, ये हिंद महासागर में सबसे बड़ी शक्ति बन के उभर गए थे। और इनके सामने अभी भी जो सबसे बड़ी शक्ति थी वो थी अरब। अरबों को सामुद्रिक व्यापारिक दुनिया से बाहर करने के लिए इन्होंने ये पॉलिसी चलाई। कॉर्टेज का मतलब होता परमिट। परमिट कैसा था? इन्होंने ये परमिट चलाया कि भैया यहाँ पर जो भी स्पेन और पुर्तगाल के अलावा जो भी जहाज यहाँ पर आएंगे व्यापार करने के लिए, उन्हें दस्तक लेना होगा, परमिट लेना होगा। जो परमिट नहीं दे पाएगा उन्हें यहाँ से एंट्री नहीं मांगी। या दूसरे जो इन्होंने इस परमिट की जो राशि रखी थी, वो जैसे छोटे मोटे व्यापारी जो आते थे उनसे ये चुंगी वसूल लेते थे, उनको ये व्यापार करने की कहीं कहीं छूट दे देते थे, उससे भी इनकी आय में ग्रोथ हुआ। तो ये परमिट था आपका ऑरमेडा कॉर्टेज पॉलिसी। इसके तहत इनका क्या था कि स्पेन और पुर्तगाल, चूंकि स्पेन के ही अधीन था पुर्तगाल, हमेशा एक युद्धरत जहाजी बेड़ा लाल सागर और अरब सागर पर हमेशा तैनात रहेगा। जो भी स्पेन और पुर्तगाल के अलावा दूसरा जहाज व्यापारिक गतिविधियों के लिए यहाँ एंटर करता है उसे परमिट देना होगा। जो परमिट नहीं दे पाएगा उसे यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये अरबों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और यही रीज़न रहा कि अरब धीरे धीरे यहाँ से बाहर होते गए। तो ये इनका इंपॉर्टेंट मिलता है। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि भैया यहाँ पर हमारे लोग कम हैं, पुर्तगाली लोग कम हैं, तो पुर्तगाली लोगों में जनसंख्या में वृद्धि करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी चलाई, विवाह नीति। इन्होंने विवाह नीति चलाई जिसके तहत निम्न आय वर्ग के पुर्तगालियों को भारतीयों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे हमारी जनसंख्या में वृद्धि हो सके। ठीक है, अब इनके शासनकाल में या इनके समय में जो हमारे विजयनगर में सम्राट थे, विजयनगर साम्राज्य में, वो थे कृष्णदेव राय।
क्योंकि जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में पहले पार्ट 1 में मैं बता चुका हूँ कि जब वास्को डी गामा भारत आए थे तो उनका जो वेलकम किया था वो जैमोरिन ने किया था, लेकिन कालांतर में इनकी व्यापारिक गतिविधियों से जैमोरिन भी इनसे खपा हो चुके थे और जैमोरिन का उस समय कृष्णदेवराय से कुछ किसी बात को लेकर युद्ध चल रहा था। तो फादर लुई के माध्यम से अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की सहायता की और जैमोरिन के खिलाफ कृष्णदेवराय की सहायता की। इस सहायता से खुश होकर कृष्णदेवराय ने इनको भट्टकल नामक भूभाग दान में दिया। क्या दिया? भट्टकल नामक भूभाग दान में दिया। और यही भट्टकल बाद में पुर्तगालियों का पहला फोर्ट बना, पहला किला। यानी कि पुर्तगालियों ने जो अपना पहला किला बनाया वो किसे बनाया? भट्टकल को, जो कृष्णदेवराय से इनको मिला था। क्लियर? तो ये आपके अल्बुकर्क का साम्राज्य हमें मिलता है। ऐसा माना जाता है कि अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय के साथ अच्छी मित्रता की और जो घोड़ों का व्यापार, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य घोड़ों के लिए भी प्रसिद्ध था, घोड़ों का व्यापार सिर्फ और सिर्फ विजयनगर साम्राज्य से ही करेंगे, ऐसा इन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी अल्बुकर्क ने। तो ये अल्बुकर्क का हमें मिलता है। बाद में 1515 में अल्बुकर्क पेट दर्द के कारण मृत्यु हो गई थी और इन्हें यहीं पर भारत में दफनाया गया था, जहां पर बाद में जब इनके एक और अन्य गवर्नर जनरल आते हैं अल्फांसो डिसूजा, उनके साथ एक सेंट जेवियर आए थे, उन्होंने गोवा में चर्च का निर्माण करवाया था, सेंट जेवियर चर्च। तो वहीं पे इनकी मज़ार है वर्तमान में। तो ये पहले पेट दर्द से मरे थे और यहीं पर इन्हें दफनाया गया था। तो ये अल्बुकर्क के बारे में हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद पुर्तगालियों का जो इतिहास है 1515 से 1529 के बीच में शून्य मिलता है। मतलब 1515 से 1529 के बीच में हमें कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है, किंतु 1529 से 1538 के बीच में 1529 से 1538 के बीच में जो नए गवर्नर जनरल या वायसरॉय हमें मिलते हैं वो थे नीनू डी कुन्हा भारत आए और इन्होंने ही गोवा को अपनी राजधानी बनाया गोवा को। यानी कि पहले कहाँ था? कोचीन से ही इनका कार्य चल रहा था, तो कोचीन ही उनकी उस समय राजधानी मानी जाती थी। इन्होंने आते ही गोवा को राजधानी बनाया। और दूसरा, इन्होंने जो 1534 और 1535 में सालसिट और बेसिन, ये बंदरगाह थे आपके पश्चिमी तट के, सालसिट और बेसिन को तत्कालीन जो इनके समय के शासन थे वो थे आपके बहादुर शाह से, तत्कालीन शासक बहादुर शाह थे बीजापुर के। इनसे इन्होंने सालसिट और बेसिन द्वीपों को जीत लिया। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धि मिलती है नीनू डी कुन्हा की। उसके बाद जेवो डी कैस्ट्रा भी आते हैं, जिन्होंने चावल और बम्बई के द्वीपों पर अधिकार किया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट इनके बारे में ना तो पूछा जाता है, ना ही क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। दूसरा मैं आपको जो बताया था वो आपके 1542 से 1545 के बीच में अल्फांसो डिसूजा आते हैं। अल्फांसो डिसूजा आते हैं, जिनके साथ कौन आए थे? सेंट जेवियर आए थे, जिन्होंने गोवा में चर्च का निर्माण किया था, जिसका नाम क्या था? सेंट जेवियर चर्च का इन्होंने निर्माण किया था। इसका उद्देश्य क्या था? अब इनका ये उद्देश्य हो चुका था कि भाई व्यापारिक गतिविधियों के अलावा ईसाई धर्म में भी परिवर्तन किया जाए। तो इन्होंने धर्मांतरण के लिए ये चर्च का निर्माण करवाया था, ताकि हम यहाँ पर रहने वाले भारतीयों को या जो पूर्व से मुस्लिम्स लोग व्यापार कर रहे थे उनको हम ईसाई धर्म में परिवर्तित कर सकें। तो ये इनके बारे में हमें थोड़े जो गवर्नर से जो इम्पोर्टेंट इनके आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं और यहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम उनकी व्यापारिक गतिविधियाँ देखते हैं। आपका लगभग हम पुर्तगाली को समाप्त की हो रहे हैं। अब हम इनकी व्यापारिक गतिविधियाँ देखते हैं कि कहाँ से ये क्या सामान लाते थे, कौन से बंदरगाह इनको मतलब कौन से बंदरगाह इन्होंने व्यापारिक गतिविधियों के लिए यूज की।
अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये केरला का तट वर्तमान में मालाबार बोला जाता है, मालाबार तट, और ये आपका कोंकण तट, मैक्सिमम इन्होंने पश्चिम से ही व्यापार किया। और ये आपका यहाँ पर पश्चिम पर ये गुजरात का तट आपका यहाँ से भी इन्होंने व्यापार किया। और यहाँ पे आपके पूर्वी तट पे आपका मछलीपट्टनम, पुलिकल तट, यहाँ आपका नेगापट्टनम, ये विस्तार की बात कर रहा हूँ मैं, कैसे कैसे ये यहाँ से यूज करते थे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से, इन बंदरगाहों को इन्होंने यूज किया था। और दूसरा आपका हुगली, और यहीं पे आपके बंगाल में चट्टगांव और सतगांव बंदरगाह थे, चट्टगांव और सतगांव, चट्टगांव बंदरगाह और सतगांव को इन्होंने महमूद शाह, बंगाल के शासक थे उस समय, महमूद शाह से इन्होंने चट्टगांव और सतगांव को प्राप्त कर लिया था, जीत लिया था, या इन्होंने इनसे दान में प्राप्त किया था। चट्टगांव को पुर्तगाली महान बंदरगाह की संज्ञा देते थे, महान बंदरगाह कहते थे चट्टगांव को। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, कोंकण से यहाँ जो सबसे ज़्यादा ये निर्यात करते थे वो काली मिर्च का निर्यात करते थे, काली मिर्च। मालाबार तट से आपका हल्दी, लौंग, इलायची, नील आदि, हल्दी, लौंग, इलायची, इन सब का ये निर्यात यहाँ से करते थे, ठीक है। और यहाँ से जो गुजरात का पश्चिमी तट था, यहाँ से ये वस्त्र, राफ्ता इत्यादि यहाँ से व्यापार करते थे। और इन जो ये बंदरगाह आपके मछलीपट्टनम, पुलिकट और ये नेगापट्टनम, यहाँ का ये यूज करते थे दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए, यहाँ से ये व्यापार का करते थे। हुगली आपका पत्तन शहर है, यहाँ से ये आपका इधर के लिए यूज होता था, यहाँ से ये आपका व्यापार करते थे। हुगली, पुलिकट, मछलीपट्टनम, चट्टगांव, सतगांव, ये आपके पूर्वी तट के इनके बंदरगाह थे जहाँ से ये व्यापार करते थे। तो हमें ज़्यादा यहाँ से जो मिलता है काली मिर्च, नील और हल्दी, यहीं से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा यहाँ से कुछ वैसा पूछते नहीं हैं। और ज़्यादा अगर पूछता भी है तो यही पूछते हैं कि महान बंदरगाह की संज्ञा पुर्तगाली किसे देते थे, मतलब महान बंदरगाह किसे कहते थे। तो महान बंदरगाह का किसे कहते थे पुर्तगाली, चट्टगांव को। तो ये आपका पुर्तगालियों का हमें जो इनके प्रचार प्रसार या कहाँ से ये क्या लेते थे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं आपका पुर्तगालियों की भारत में देन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या टेक्निक्स थी। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंटिंग प्रेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, देन, पुर्तगालियों की देन। पुर्तगालियों ने भारत को क्या किया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने यहाँ पे की, गोवा में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की। तंबाकू की खेती, ठीक है, तंबाकू की खेती का प्रचलन यहाँ पर पुर्तगालियों के आने से हुआ। दूसरा हम देखेंगे स्थापत्य कला के क्षेत्र में, गौथिक स्थापत्य कला, ये आपको आगे जाके मंदिरों में या स्थापत्य कला की श्रेणी में आपको देखने को मिलेगा। गौथिक कहाँ से आया था, ये पुर्तगालियों ने इसे दिया। प्रिंटिंग के क्षेत्र में माना जाता है कि यहाँ से जो पहली पुस्तकें प्रकाशित हुई थी वो बाइबल और आयुर्वेद था, हमारा जो जड़ी बूटियों और औषधीय वनस्पतियों से संबंधित ग्रंथ है भारत के, वो आपके आयुर्वेद और इनका जो बाइबल है आपका ईसाई धर्म का, वो यहाँ से प्रकाशित हुआ था, ऐसा माना जाता है। और ये भी माना जाता है कि जहांगीर का जब शासन काल आता है, जहांगीर ने कुरान की प्रिंटिंग भी यहाँ से करवाई थी, जहांगीर ने। और ये आपके इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू की खेती, गौथिक स्थापत्य कला शैली, और इस प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाली कौन सी पुस्तकें थी, तो यहाँ से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब दूसरा, भाई जब इतना इन्होंने व्यापार यहाँ के पुर्तगालियों ने इतना व्यापारिक इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की, बाद में हम देखेंगे आपका बंदेल में और हुगली में भी इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे। कहाँ था, हुगली और बंदेल में। हुगली में ये आपके बंगाल में पड़ता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इन्होंने कारखाने स्थापित किए थे। तो इनके कारखाने बढ़ते गए थे, तो वहाँ से भी आपका एक आध क्वेश्चन अगर रहता है, वैसे यहाँ से पूछा नहीं होता है ज़्यादा, यही आपका पूछा जाता है। देन हो गया आपका। और फिर
भाई इतनी बड़ी ये कंपनी थी, तो कैसे ये यहाँ से हटी या कैसे यहाँ से इनका मतलब यहाँ से निकास हुआ, तो क्या रीजन्स रहे जो ये इतने सफल नहीं हो पाए। तो इसके रीजन्स ऐसे माने जाते हैं कि पहला जो चर्च जेवियर आए थे, संत जेवियर आए थे, उन्होंने जो धर्मांतरण की नियम अपनाए थे हिंदू और मुस्लिम के साथ, वो इनके खिलाफ चली गई पॉलिसी। दूसरा, ये राजा के नियंत्रण में थे, अपने राजा के अधीन थे और उनके हिसाब से ये चलना पड़ता था। तीसरा जो माना जाता है कि इन्होंने एक नया उपनिवेश खोज लिया था, ब्राज़ील की खोज हो चुकी थी, ब्राज़ील को इन्होंने खोज लिया था, जिस कारण इनका इधर की ओर रुझान ना होकर इधर की ओर ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये रीजन्स हमारे माने जाते हैं कि पुर्तगालियों के जो यहाँ पर असफल होने के रीजन माने जाते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट क्रूज बिल हुआ था, क्रूज बिल पारित हुआ था स्पेन में। इस बिल में क्या था, ये कहा गया था कि हिंदू और मुस्लिम के जो संबंधित विवाद होंगे उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यहाँ पर जो भी गवर्नर रहेगा। तो ये सब रीजन्स माने जाते हैं पुर्तगालियों के यहाँ से बाहर होंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपका पुर्तगाली साम्राज्य कैसे कैसे आया, कैसे यहाँ पर डेवलप हुआ, क्या इन्होंने दिया, कौन कौन से बंदरगाह थे जहाँ जहाँ से ये अपना यूज़ करते थे और कौन कौन से यहाँ पर गवर्नर आए। थैंक यू।